हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड साइंस के फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीलेशन, दोलन। तो जो दोलन गति है उसमें सेकंड ग्रेड एग्जाम में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीलेशंस में यदि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल पूछ लिया जाता है कई एग्जाम में, तो वो होता है t इक्वल टू 2π√L/μ/g। और अगर जो इसकी लेंथ है, अनंत लंबाई के सरल लोलक की लेंथ हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान लेते हैं, तो ये आ जाता है t इक्वल टू 5076 सेकेंड, या फिर t इज इक्वल टू 64.6 मिनट। यदि आयाम और आवर्ती में हम ग्राफ खींचें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शून्य अवमंदन की स्थिति में है ग्राफ ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। वो कहते हैं ना कि जिस आदमी की लाइफ में जितना कम अवमंदन होगा वो उतना ही अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और जिसकी लाइफ में जितना अधिक अवमंदन अधिक होगा वो उतना ही नीचे गिरेगा। नेक्स्ट देखिए, जो सेकेंडरी लोलक क्या होता है। सेकेंडरी लोलक यानी कि इसका आवर्तकाल 1 सेकंड होता है, और इसकी लंबाई हम बात करें, इसका आवर्तकाल तो 2 सेकंड होता है। कि जैसे कोई सेकेंडरी लोलक होगा तो ये अपना जो इधर से इधर जाएगा तो 1 सेकंड, और इधर से इधर जाने में इसको 1 सेकंड लगेगा, तो इसका आवर्तकाल तो क्या होगा, 2 सेकंड होगा। और इसकी लंबाई क्या होगी, 1 मीटर यानी कि 99 सेंटीमीटर होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरल लोलक की लंबाई में यदि x% वृद्धि करें तो आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी, x/2% होगी। गुरुत्वीय त्वरण में y% की कमी हो तो आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी, y/2% की वृद्धि होगी। यदि सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पे ले जाया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब इसे त्रिज्या के बराबर गहराई पर ले जाएंगे यानी कि हम इसके केंद्र पे पहुंच जाएंगे, तो केंद्र पर g का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जो ये पेंडुलम है ये दोलन ही नहीं करेगा। अब सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो कुल ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, तो ये इसके आयाम पर निर्भर करती है। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, E = ½ kA², यानी कि ये आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब कई बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड का, ऑक्सीलेशन वेव से इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि x = ये हमारे पास गति की विस्थापन की समीकरण है, x = a sin ωt प्लस अल्फा, जहां अल्फा प्रारंभिक कलाकोण है। तो सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आयाम यानी कि a = हमारा है 6 सेंटीमीटर, और इसका आवर्तकाल t = है 2 सेकंड। तो इसकी गति की समीकरण क्या होगी, तो देखिए x = 6 sin ओमेगा का मान क्या होता है, 2π/t होता है। t प्लस अल्फा प्रारंभिक कलाकोण क्या है, 0 है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो x = आ जाता है, इसकी गति की जो समीकरण x = 6 sin πt। और देखिए, अवमंदित कंपन क्या होता है कि किसी वस्तु के जो कंपन हैं उनका आयाम समय के साथ लगातार कम हो रहा है। समय के साथ क्या हो रही है, आयाम में कमी हो रही है। तो ऐसे जो कंपन होते हैं उन्हें हम अवमंदित कंपन या अवमंदित दोलन कहते हैं। और जो अवमंदित कंपन या दोलन है वो अवमंदन बल है, घर्षण बल है, शान बल है, उनके कारण होता है। तो ये जो बल है, ये जो v है उसके क्या होता है, यानी कि v क्या है, वेलोसिटी यानी वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ऋणात्मक चिन्ह यहाँ ये अंकित कर रहा है कि ये जो
वेग है उसके विपरीत दिशा में है, यानी कि ये गति का इसका विरोध करते हैं। और यहाँ b जो हमारा है, b एक क्या है, नियतांक है। अब अवमंदन कम होगा तो जो अनुनाद तीक्ष्ण होगा, यानी कि ये अधिक सपाट हमको वक्र प्राप्त होगा, जैसे अभी हमने देखा था शून्य अवमंदन वाली कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए कि कोई पिंड है, उसका आयाम a है कि सरल आवत गति कर रहा है, संतुलन अवस्था से कितनी दूरी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। तो हमें जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या समीकरण होती है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो स्थितिज ऊर्जा के लिए होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दोनों बराबर होगी, तो हम बराबर करके जो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। अब कोई एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्म में पूछ लेता है वो कि L लंबाई की कोई स्प्रिंग है, उससे लटके हुए पिंड का आवर्तकाल t है, और स्प्रिंग को दो समान भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ने पर वही पिंड लटकाने पर आवर्तकाल क्या होगा। देखिए, या तो पूछा जाएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अगर देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहा जाता है तो इस तरह से जोड़ेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही कोई स्प्रिंग L लंबाई की है, इसका स्प्रिंग नियतांक है k। अब जब इसको हम स्प्रिंग को तोड़ रहे हैं दो भागों में, तो इसका जो स्प्रिंग नियतांक है वो क्या हो जाएगा, दो भागों में तोड़ रहे तो 2k, तीन भागों में तोड़ेंगे तो 3k। श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं, और ये हमारा क्या है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में इस तरह से पिंड से जोड़ दिया जाता है। तो इनका स्प्रिंग नियतांक 2k। तो देखिए दोनों कंडीशन के लिए देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ रहे हैं तो k डैश इक्वल टू 1/2k प्लस 1/2k इक्वल टू k। तो टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन में k डैश, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन में k। तो इस कंडीशन में आवर्तकाल क्या रहेगा, अपरिवर्तित। समांतर क्रम में जोड़ने पे k डैश इक्वल टू हो जाएगा 4k। तो इसे फॉर्मूले में रखने पे k डैश इक्वल टू 4k, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है ये 1/2 बाहर आ जाता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह से ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड एग्जाम में। 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन प्रति मीटर है, तो छत से लटकती है। यदि इसे 10 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर ऊपर आ जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। स्प्रिंग नियतांक दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और विस्थापन दे रखा है। गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थित ऊर्जा में कमी, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। तो देखिए x1 ये रहा, x2 ये रहा। तो इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 0.0938 जूल। इसी तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति के एक सरल गति करने वाले कण का आयाम यानी कि 0.01 है, और इसका अधिकतम जो वेग है वो ये a है, अधिकतम वेग यानी कि v मैक्सिमम, और अधिकतम त्वरण यानी कि a मैक्सिमम याद करना। v मैक्सिमम इक्वल टू a ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f। तो यहाँ वैल्यू हमें पुट करनी है केवल 2 पाई f की वैल्यू क्या है 60, a की वैल्यू 0.1। ऐसे ही a मैक्सिमम यानी कि अधिकतम त्वरण क्या होता है a ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, आयाम है, और ये a यहाँ त्वरण है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और f स्क्वायर, f की वैल्यू हमें दे रखी है 60, तो उससे हम निकालेंगे। अब देखिए जो कोई पेंडुलम है वो दोलन कर रहा है, तो जो उसकी माध्य स्थिति है यानी कि x इक्वल टू 0, तो उससे यदि हम इधर चलते हैं तो इधर विस्थापन होगा प्लस a/2, इधर चलते हैं तो इधर विस्थापन होगा माइनस a/2।
और अगर यहाँ तक चलते हैं तो ये विस्थापन होता है x इक्वल टू प्लस ए। तो इस कंडीशन में देखिए कि जो x इक्वल टू माइनस ए से ए तक, यानी हम जानते हैं कोई भी पेंडुलम है वो यो जाके यो आएगा तो उसमें एक आवर्तकाल होता है, यानी कि इसमें पूरा t समय लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, t/2 लगेगा। और अगर केवल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो उसमें t/4 समय लगेगा। तो ये देखो ये वैल्यू निकाली हुई है कि x0 से x इक्वल टू प्लस माइनस a/2 तक जाता है तो t/12 समय लगेगा, और x इक्वल टू प्लस a/2 से प्लस a तक जाता है तो t/6 समय लगता है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है तो डायरेक्टली बता सकते हैं। अभी कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि जो सरल आवर्त गति की समीकरण उपयुक्त में से नहीं है या फिर आवर्त गति की समीकरण होगी। तो देखिए x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस बीटा, या फिर x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। तो ये सभी सरल आवर्त गति की समीकरण होंगी। और यदि साइन क्यूब ओमेगा थीटा और कोस ओमेगा थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी, इस तरह की यदि समीकरण होगी, चाहे वो साइन की फॉर्म में हो या कोस की फॉर्म में हो, तो वो आवर्त गति की समीकरण होगी। इसके अलावा लोगरिथम के रूप में, चर घातांकी के रूप में, चर राशि के रूप में जो समीकरण होंगी वो क्या होंगी, अनावर्त गति की समीकरण होंगी। इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये इस तरह कोई विस्थापन के लिए समीकरण दे रखी है, y इक्वल टू ये a की वैल्यू है, कोस स्क्वायर ये थीटा की वैल्यू है, ऐसे ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो इसे हम कोस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो कोस 2 और थीटा की वैल्यू ये रही। तो इसे हम पुट करते हैं तो a इक्वल टू 0.4, ओमेगा इक्वल टू π/2, t इक्वल टू 2π में ओमेगा, तो n इक्वल टू 1/t। तो आवर्ती यहाँ से आ जाती है 0.25 हर्ट्ज। देखिए एफ मैक्सिमम जो त्वरण है वो होता है ए स्क्वायर ओमेगा और वेग है ए ओमेगा। तो इन दोनों का अनुपात पूछते हैं तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है कि जो विस्थापन के लिए जो समीकरण है x इक्वल टू ओमेगा रूट a माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम a की और x की वैल्यू पुट करके ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड है तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल बन जाता है कि जैसे कोई झूला है वो अपनी जो स्वाभाविक आवर्ती से दोलन कर रहा है, और ये इसके जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो यहाँ वेग v1 है, यहाँ वेग v2 है, और यहाँ धरती से ऊंचाई इसकी 2 मीटर है और यहाँ से ऊंचाई 0.75 मीटर है। तो इसका जो वेग क्या होगा इनके बीच में, तो ये होता है v² इक्वल टू 2g h1 माइनस h2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं 2g, और जो हाइट सबसे ऊंची हाइट है और सबसे नीचे वाली हाइट है उन दोनों का अंतर होगा। तो v इक्वल टू रूट 2g h1 माइनस h2। तो h1 है 2 और h2 है 0.75, तो ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।